हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें हम अभी चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। और इन लेक्चर्स की सीरीज में जो लास्ट लेक्चर अपना था उसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को पढ़ रखा है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बहुत इजी है। क्या बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में जितनी भी रिएक्टिंग स्पीशीज है हर किसी के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। जैसे मान लो कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखूं, लेट अस से कि K2Cr2O7 रिडॉक्स की बात चल रही है तो रिडॉक्स रिएक्शन ही लिख देता हूँ। HCl के साथ रिएक्ट करके इसको ऑक्सीडाइज करवा के कहाँ पहुंचा देता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स Cl2 बना देता है प्लस CrCl3 प्लस KCl प्लस वाटर। टोटल मिला के यहाँ पर इस पर्टिकुलर नॉट बैलेंस्ड, इस पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में कितने स्पीशीज दे रखी है, 6। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम क्या बोल सकते हैं, K2Cr2O7 के इक्विवेलेंट HCl के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, Cl2 के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, CrCl3 KCl और H2O हर किसी के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इस तरीके से काफ़ी इजी है। तो अभी ये जो टर्म बोल रहे हैं ना बार बार इक्विवेलेंट्स, तो आप बोलोगे कि सर इक्विवेलेंट निकालना तो नहीं आता है, मोल निकालना आता है। तो अगेन मोल एंड इक्विवेलेंट बोथ आर एनालॉगस टर्म्स। जैसे मोल निकालेंगे उसी तरीके से भी इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला बता दूंगा। वैसा भी लास्ट लेक्चर में बता रखा है। जैसे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन वेट ऑफ द सब्सटेंस, और यहां पे डिवाइडेशन होगा इक्विवेलेंट वेट का। तो नई चीज एक और निकल के सामने आ गई कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अब इक्विवेलेंट वेट का जो अपने पास डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन है या दो फॉर्मूले हैं। एक बहुत पुराना फॉर्मूला है और उसको भी आगे चल के पढ़ेंगे, और एक अभी नया फॉर्मूला है जिसमें n फैक्टर का यूज आता है। तो इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला अपने पास बनता है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब हम चाहें तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। तो अगर हमें किसी भी स्पीशीज के मोल पता है, रिडॉक्स रिएक्शन में उसका n फैक्टर पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। सिमिलरली मोलैरिटी का फॉर्मूला भी हमें आता है। किसी भी सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का यूज किया जा सकता है, जैसे कि मोलैरिटी हो गया, नॉर्मैलिटी हो गया। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन में काम की जो चीज़ होती है वो सॉल्यूट ही होता है, बाकी सॉल्वेंट जनरली वाटर होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर में पुट किया जाता है। और कभी मान लो कि आपको मोलैरिटी दे दिया जाए, वॉल्यूम दे दिया जाए, तो मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, सॉल्यूट के मोल आ जाएंगे। लेकिन अगेन वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। अगर वॉल्यूम यहाँ पे मिलीलीटर में आपने पुट कर दिया ना, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी से नंबर ऑफ मोल्स नहीं आएंगे, नंबर ऑफ मिली मोल्स आएंगे। तो मोलैरिटी के साथ एनालॉगस टर्म अपन क्या यूज कर सकते हैं, नॉर्मैलिटी। ये कल वाले लेक्चर में नहीं बताया गया था नॉर्मैलिटी, अभी सीख लो कि नॉर्मैलिटी मोलैरिटी के जैसा ही एक टर्म है। तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या बन सकता है, ठीक ऐसा ही बनेगा मोलैरिटी के जैसा, लेकिन मोलैरिटी में क्या यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल। यहां क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इक्विवेलेंट का यूज यहां पे आने वाला है। अगेन हम चाहे तो यहां पर इक्विवेलेंट्स को रिप्लेस करके मोल्स की टर्म में भी इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर। नंबर ऑफ
moles multiplied by n factor of that particular species divided by volume of solution in liters. अब आप इसको देखो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको क्या बोल सकते हैं, मोलैरिटी. तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर. तो ये फॉर्मूला पर्टिकुलरली हमें पता होना चाहिए कि अगर मोलैरिटी पता है, नॉर्मैलिटी पता है, तो एन फैक्टर को पता किया जा सकता है. या फिर मोलैरिटी पता है, एन फैक्टर पता है, तो क्या पता किया जा सकता है, नॉर्मैलिटी. ये सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं हमने मोल कंसेप्ट में भी पढ़ रखे हैं. तो इन सारे फॉर्मूलेज में जो एक कॉमन टर्म आ रही है दैट इज एन फैक्टर. और एन फैक्टर अगर हम निकालना सीख गए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना सीख जाएंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख जाएंगे और नॉर्मैलिटी निकालना सीख जाएंगे. तो अभी नेक्स्ट जो अपन पढ़ रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट वेट अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन. एन फैक्टर पे थोड़ा सा होल्ड करते हैं, अभी 5 मिनट की बात है, उसमें हम इक्विवेलेंट वेट को ओल्ड डेफिनेशन के अनुसार किस तरीके से डिफाइन किया जाता है ये पढ़ लेते हैं और उसके बाद एन फैक्टर निकालना सीखेंगे. तो इक्विवेलेंट वेट किस तरीके से डिफाइन किया जाता कि मान लो कोई भी सब्सटेंस अपने पास ए बी सी कुछ भी है, या जैसे मान लो कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है, कोई भी एलिमेंट अपने पास है. ये एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कोई ना कोई कंपाउंड बनाएगा. तो यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया, मास ऑफ एनी एलिमेंट और मास ऑफ अ लेट अस से कि मेटल दैट कंबाइंस विद 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन, इनके साथ कंबाइन होने वाला एलिमेंट का जो मास होता है उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट. तो डेफिनेशन क्या होगी, वेट ऑफ एन एलिमेंट that combines with what 1 gram hydrogen or 8 gram oxygen और 35.5 ग्राम क्लोरीन. टोटल मिला के 3 डेफिनेशन है. तीनों में से किसी भी डेफिनेशन से हम चाहें तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं. जैसे एक एक एग्जाम्पल अपन सभी कर लेते हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्राइड का. लेट अस से कि अपने पास मैग्नीशियम का हाइड्राइड होता है MgH2. Mg का कितना वैलेंसी होता है 2, हाइड्रोजन का कितना होता है 1. तो कंपाउंड जो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्राइड उसका फॉर्मूला होगा MgH2. अब इस फॉर्मूले में देखो मैग्नीशियम का कितना ग्राम है 24 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना ग्राम है 2 ग्राम. टोटल मिला के इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 26 ग्राम. तो हाइड्रोजन के साथ मैग्नीशियम कितना कंबाइन हो रहा है 24 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम. तो सिंपल है 1 ग्राम के साथ कितना कंबाइन होगा 12 ग्राम. तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 12 ग्राम. कोई ऑक्साइड ले लेते हैं, लेट अस से कि सोडियम का ऑक्साइड ले लिया जाए Na2O. इसमें देखो सोडियम एटम 2 है, दैट मीन्स 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 46 ग्राम सोडियम 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है. तो 2 का डिवाइड किया तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 23 ग्राम सोडियम कंबाइन होगा. तो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 23. सिमिलरली क्लोराइड का एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस से कि कोई क्लोराइड है अपने पास CaCl2. CaCl2 में देखा जाए तो कैल्शियम कितना है 1 एटम है, या 1 मोल में कितना होगा 1 मोल एटम होगा. दैट मीन्स कैल्शियम यहाँ पे हो सकता है 40 ग्राम. तो क्लोरीन अपने पास कितना है 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 71 ग्राम. तो अगर 2 का डिवाइड कर दिया जाए तो क्लोरीन अपने पास हो जाएगा 35.5 ग्राम और कैल्शियम कितना हो जाएगा 20 ग्राम. तो कैल्शियम का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना आ गया 20 ग्राम. अब यहाँ से आप याद रखना कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है 20, मैग्नीशियम का कितना आ रहा है 12 ग्राम और सोडियम का कितना आ रहा है 23 ग्राम. क्योंकि अभी हम इक्विवेलेंट वेट का जो नया डेफिनेशन है जिसमें एन फैक्टर आता है
उस डेफिनेशन से भी इनका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो यही एग्जैक्टली सेम आंसर आने वाला है। ओके, तो न्यू टॉपिक जो अपने पास है दैट इज एन फैक्टर। एन फैक्टर किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में जितनी भी रिएक्टिंग स्पीशीज है उन सब के लिए निकाला जा सकता है। और केमिकल रिएक्शंस अपने पास काफ़ी सारी टाइप्स की होंगी, रिएक्टिंग स्पीशीज भी काफ़ी सारे टाइप्स का है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जिस भी टाइप का केमिकल रिएक्शन है या जिस भी टाइप का अपने पास केमिकल सब्सटेंस है उसके हिसाब से एन फैक्टर को डिवाइडेशन के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे मान लो कि कोई एसिड बेस रिएक्शन है तो उसमें एसिड और बेस रिएक्टिंग स्पीशीज होती है। एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, बेस का क्या होता है। कहीं अगर मान लो कि मेटल है तो मेटल का एन फैक्टर क्या होगा। इस तरीके से जैसे मान लीजिए कि कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है या कोई आयनिक रिएक्शन है तो आयनिक रिएक्शंस में आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो आयंस का एन फैक्टर क्या होगा। रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इनका एन फैक्टर क्या होगा। डेफिनेशंस काफ़ी इजी होंगी और हर टाइप की स्पीशीज का एन फैक्टर बहुत आसानी से आ जाएगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपन एन फैक्टर। सबसे पहले निकालते हैं एसिड के लिए। तो जैसे ही मैं लिख रहा हूँ ना एसिड, वैसे ही तुम्हें एक आइडिया तो लग ही रहा है कि एसिड का एन फैक्टर क्या हो सकता है। एसिड का एक ही काम है H+ आयन डोनेट करना, या किसी भी केमिकल रिएक्शन में बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन में एसिड H+ देता है, बेस OH- देता है। तो एकदम सही आइडिया है कि एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयन दैट इज गिवन इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ H+ आयन गिवन, और इसको क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेड इन अ केमिकल रिएक्शन इन अ एसिड बेस रिएक्शन। जैसे मान लो कि HCl की बात करें तो HCl का एन फैक्टर क्या होगा, एक HCl एक ही H+ दे सकता है। सिमिलरली HNO3 की बात करें क्या एन फैक्टर होगा 1। H2SO की बात करें, H2SO4 की बात करें तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कितना H+ दे सकता है, 2 मैक्सिमम H+ वो दे सकता है। तो क्या इसका एन फैक्टर 2 होगा क्या, बिल्कुल गलत है ये। H2SO4 का एन फैक्टर 1 होगा या 2 होगा, डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शन में H2SO4 ने अगर एक H+ दे रखा है तो एक एन फैक्टर है, और अगर उसने 2 H+ दे रखे तो उसका एन फैक्टर कितना है, 2। और मान लो कि विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा जाता है कि H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है कि जितना मैक्सिमम H+ ये दे सकता है उतना ही इसका आंसर एज अ एन फैक्टर आपको बताना है। तो फिलहाल H2SO4 की बात करें तो इसका एन फैक्टर क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में कितना H+ इसने डोनेट किए हैं। जैसे मान लो कि एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं NaCl + H2SO4 और बना रखा है NaHSO4 + HCl। H2SO4 का एन फैक्टर निकालना चाहता हूं मैं। H2SO4 ने एक ही H+ दिया है और बाकी क्या बनाया है, HSO4- आयन। एक H+ दिया है तो H2SO4 का एन फैक्टर यहाँ पे कितना होगा, 1। और अगर मान लो कि यही रिएक्शन को जिस तरीके से लिखा जाता NaCl + H2SO4, इससे बना है सोडियम सल्फेट + HCl। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन में केवल एसिड जो अपने पास है उसका एन फैक्टर बताना है। तो H2SO4 ने क्या किया, 2 H+ डोनेट किए होंगे तभी यहाँ पे क्या बना है, सल्फेट आयन। 2 H+ डोनेट किए तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। सिमिलरली अगर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड मैक्सिमम कितना H+ दे सकता है, 3। तो इसका एन फैक्टर कितना हो सकता है, 3 तक मैक्सिमम हो सकता है। कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, दैट डिपेंड्स ऑन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कितना H+ ये दे रहा है, तो एन फैक्टर क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या फिर 3 भी हो सकता है। सिमिलरली बेस का एन फैक्टर क्या होगा, तो वापस से आइडिया आपको लग रहा है कि बेस क्या करता है, OH- आयन डोनेट करता है, और बेस क्या करता है, H+ आयन एक्सेप्ट करता है। तो जितने OH- आयन डोनेट करेगा या जितने H+ आयन ये एक्सेप्ट कर सकता है वही इसका एन फैक्टर होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 4 बेस। तो एन फैक्टर होगा नंबर ऑफ OH- आयन गिवन
और रिएक्टेड। आरएनएस बेस होता है ना, NaOH होता है, KOH होता है, RbOH होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करते हैं, OH माइनस आयन डोनेट करते हैं। और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या करता है, H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है। लुईस बेस क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। तो वो जो लोन पेयर डोनेट करता है वो किसे करता है, H प्लस को ही करता है। तो और क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ H प्लस आयन एक्सेप्टेड। NaOH, इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास केवल एक ही OH माइनस है, और जब ये ऐसा बेस के जैसे रिएक्शन करेगा तो एक OH माइनस आयन ही डोनेट कर सकता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, बेरियम हाइड्रोक्साइड मैक्सिमम 2 OH माइनस आयन दे सकता है या रिएक्ट करवा सकता है। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन केमिकल रिएक्शन। अमोनिया, लुईस बेस, H प्लस को ये अपना लोन पेयर देगा, इसीलिए क्या है, बेस, तो ये अपने ऊपर कितना H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, 1, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। लेकिन अगर मान लो इथाइलिन डाइअमाइन की बात करें, डाइअमाइन में 2 NH2 ग्रुप हैं, दोनों के पास एक एक लोन पेयर है, ये मैक्सिमम कितने लोन पेयर दे सकता है या मैक्सिमम कितना H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है, 2। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि इसकी केमिकल रिएक्शन लिखूं मैं यहां पे, CH2 NH2 NH2 HCl से रिएक्शन करवाया और प्रोडक्ट बनाया है NH2 NH3Cl। HCl से रिएक्शन करवाया, HCl एक एसिड है, HCl केवल एक ही H प्लस दे सकता है, तो HCl का एन फैक्टर कितना हो गया, 1। ये बेस है, बेस कितना H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, 2। कितना H प्लस एक्सेप्ट किया, केवल एक H प्लस एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पर इस बेस का एन फैक्टर कितना होगा, 1। और अगर ये मान लो कि दोनों NH2 पे 2 H प्लस एक्सेप्ट करता, तब इसका एन फैक्टर कितना होता, 2। ठीक है, एसिड और बेस दोनों का एन फैक्टर निकालना काफ़ी ईजी है। अब बात आती है कि एलिमेंट्स में मेटल्स का एन फैक्टर क्या होगा। इजीली गेस कर सकते हैं आप, मेटल क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डोनेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से मेटल्स की बात करें तो मेटल्स का एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस शेल में इनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकते हैं, आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे सोडियम मेटल की बात करें, एन फैक्टर कितना होगा, 1। एल्कली मेटल की आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम या कैल्शियम की बात करें, एन फैक्टर कितना होगा, 2। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम हमेशा 3 प्लस में मिलता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, इसीलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 3। आयरन की बात करें, आयरन कहाँ आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और सबको पता है कि डी ब्लॉक में जितनी भी मेटल होती है उनका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। जैसे आयरन का खुद का पता है कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 और +3। आयरन या तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके कंपाउंड मिलते हैं। तो आयरन का यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा, 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन केमिकल रिएक्शन। अगेन नेक्स्ट हम एन फैक्टर बता सकते हैं आयंस का। जैसे मान लो कि कोई आयनिक रिएक्शन है और आयनिक रिएक्शन में आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आयंस का एन फैक्टर क्या हो सकता है। आप इजीली गेस कर पा रहे हो, आयंस के ऊपर चार्ज होता है, जितना चार्ज उनके पास प्रेजेंट होगा वही उनका एन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या होगा, चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। जैसे Na+ की बात करें, एन फैक्टर क्या होगा, 1। K+ की बात करें, एन फैक्टर क्या होगा, 1। एल्यूमिनियम 3+, एन फैक्टर 1। सल्फेट आयन, एन फैक्टर 2। फॉस्फेट आयन, एन फैक्टर 3। साइनाइड आयन, एन फैक्टर 1। सिमिलरली सल्फाइड आयन, एन फैक्टर 2। फॉस्फाइड आयन, एन फैक्टर 3। नाइट्राइड आयन, एन फैक्टर 3। हर किसी आयन के ऊपर जो भी चार्ज है
वही उसका एन फैक्टर होगा। नेक्स्ट अगर कैटेगरी कंसिडर करते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास हो सकती है 5th नंबर पे आयनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स किस तरीके के रिएक्शन शो करेंगे? आयनिक रिएक्शंस। और आयनिक रिएक्शंस में या तो क्या हो सकते हैं, जो प्रोडक्ट है वो एक्वस मतलब कि वाटर सॉल्युबल बन सकते हैं, या फिर एज अ प्रेसिपिटेट वाटर इनसॉल्युबल बन सकते हैं। आयनिक रिएक्शंस या आयनिक कंपाउंड, जैसे मान लो कि NaCl की बात करें, NaCl एक्वस, NaCl वाटर सॉल्युबल होता है, AgNO3 वाटर सॉल्युबल होता है। जब दोनों आयनिक कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका कैटायन इसके एनायन के साथ अटैच कर दो, सिमिलरली इसका एनायन इसके कैटायन के साथ अटैच कर दो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? AgCl प्लस NaNO3। सोडियम नाइट्रेट या किसी भी मेटल का नाइट्रेट वाटर में सॉल्युबल होता है, इसीलिए मैंने लिखा एक्वस। लेकिन आप सबको पता है कि AgCl वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, AgCl का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? सॉलिड, और डाउनवर्ड एरो से बताना पड़ेगा। आयनिक रिएक्शंस में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी एक तरीके से इन्वॉल्व है, और यहाँ पर ये जो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, फॉर्चुनेटली अभी तो रिएक्शन बैलेंस है, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं होगी। मोल कॉन्सेप्ट से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना है तो आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए, और आयनिक रिएक्शंस में आयनिक कंपाउंड्स का एन फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। याद रखना यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है टोटल। ऐसा नहीं है कि आयनिक कंपाउंड के आयंस को आपने ब्रेक डाउन कर दिया और आयंस का जो चार्ज है उसी को एन फैक्टर बोल दिया, ऐसा नहीं है। अगर उसमें एक से ज़्यादा कैटायन है या एक से ज़्यादा एनायन है तो टोटल कैटाइनिक चार्ज या टोटल एनाइनिक चार्ज उसको एन फैक्टर बोलेंगे। जैसे NaCl की बात करें तो NaCl में क्या प्रेजेंट? Na प्लस या फिर Cl माइनस। Na प्लस कितना प्रेजेंट है? 1। Cl माइनस कितना प्रेजेंट है? 1। तो कैटाइनिक चार्ज से निकालोगे तो एन फैक्टर क्या आएगा? 1। एनाइनिक चार्ज से निकालोगे तब भी एन फैक्टर क्या आएगा? 1। चाहे कैटाइनिक चार्ज से निकालो चाहे एनाइनिक चार्ज से निकालो, लेकिन एन फैक्टर सेम ही आना है। सिमिलरली मैग्नीशियम फॉस्फेट की बात करें अगर, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट में क्या प्रेजेंट है? Mg2 प्लस आयन या फॉस्फेट आयन। एन फैक्टर 2 या 3 मत बोल देना। पहली बात तो एक से ज्यादा एन फैक्टर किसी कंपाउंड का हो भी तो नहीं सकता है ना। कंपाउंड ही एक है मैग्नीशियम फॉस्फेट, और इसका एन फैक्टर कितना होगा? टोटल कैटाइनिक चार्ज 6 या फिर टोटल एनाइनिक चार्ज तब भी कितना आ रहा है? 6। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास एन फैक्टर निकालने के लिए, एसिड हो गया, बेस हो गया, आयंस हो गया, आयनिक रिएक्शंस हो गई, मेटल्स हो गए। अब बेसिकली अब इक्विवेलेंट कंसेप्ट में जिस पे सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन पे ही डील करना है। रिडॉक्स रिएक्शन को ही इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या रिड्यूसिंग रिएजेंट का एन फैक्टर निकालना हमें आना चाहिए। तो नेक्स्ट अपने पास 6 नंबर पे आ गया एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मान लो कि सिंपल अपने को क्या पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिनमें एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। सबसे अच्छा आपको किसका नाम आता है? जैसे कि H2SO4 का नाम आता है, HNO3 का नाम आता है, KMNO4 का नाम आता है, K2Cr2O7 का नाम आता है। कंपाउंड में आपको यहाँ पे दूंगा और उस कंपाउंड का एन फैक्टर आपको निकालना होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एन फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन gained or lost per unit mole of substance। जिस भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं उसका कितना मोल होना चाहिए? 1। अब उस 1 मोल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर चेंज हो रहा है तो टोटल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ या कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, दैट इज द एन फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट।
साथ ही साथ और दूसरी बात ये कि एक शॉर्ट मेथड भी है ये। अगर हम इसे जनरलाइज्ड वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो जनरलाइज्ड वे में प्रेजेंट अगर आप इसे करोगे तो एन फैक्टर और भी ज़्यादा आसान तरीके से आ सकता है और हमेशा करेक्ट ही आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जनरलाइज्ड वे में एन फैक्टर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो और उसकी जो पर्टिकुलर रिएक्शन हमें दे रखी है, हम उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन में जो भी स्टेप्स होती है उनको यूज़ करके बैलेंस कर लें। बैलेंस करने के बाद पहले तो अपन क्या करते हैं, एटम्स को बैलेंस करते हैं, फिर किसको बैलेंस करते हैं, चार्ज को। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का यूज़ करना पड़ता है, या तो इलेक्ट्रॉन हम गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। बैलेंस कर लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन वो पता चल गए। अब ये इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट पर यूनिट मोल निकाल लो। पर यूनिट मोल जब आप इन इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट निकालोगे दैट विल बी एन फैक्टर। एक मोल सब्सटेंस की बात है तो इसकी एक डेफिनेशन और किस तरीके से हो सकती है, एन फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। अब यहां पे क्या लिखा जा रहा है, इन्वॉल्व्ड, बिकॉज हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंस करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी उसी को काउंट कर रहा हूं मैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन अ बैलेंस्ड redox reaction per unit mole of substance। ठीक है, दोनों में किसी भी तरीके से यूज करके हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं, विदाउट बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं और पूरी कंप्लीट रिएक्शन को बैलेंस करके भी एन फैक्टर निकाल सकते हैं। फिलहाल जितनी भी बार अपने पास क्वेश्चन आएगा हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये मेथड यूज़ करने की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो किसी एक्सेप्शनल केस में ही पड़ेगी, वो केस भी अभी आगे बनेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे ना, लेट अस से कि KMnO4 का एग्जांपल है और एसिडिक मीडियम में KMnO4 सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है 2+ में। तो KMnO4 की हालत ऐसी हो गई और आपको निकालना KMnO4 का एन फैक्टर। तो एन फैक्टर निकालने के लिए अपने पास सीधा सीधा यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर यूनिट मोल। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस होता है। खुद रिड्यूस होता है मतलब इलेक्ट्रॉन खाता है, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अब पर यूनिट मोल हमेशा देखना होता है, तो लेट अस से कि अपन ने इसका कितना मोल लिया, 1। इसके 1 मोल में पोटेशियम के कितने मोल है, 1। मैंगनीज के कितने मोल है, 1। ऑक्सीजन एटम के कितने मोल है, 4। आप सबको पता है कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आएगा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 ही रहती है, अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शन आ जाए अपने पास। तो सीधा सीधा अंदाजा लग रहा है कि KMnO4 में केवल किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, Mn का। Mn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 में। किस में चला गया, +2 में। कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, 5। कितना Mn एटम के लिए, 1। और टोटल मिला के 1 Mn एटम किस में था, इस सब्सटेंस के एक ही मोल में था। तो पर यूनिट मोल अगर अपन ने निकाला तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन मिला, 5 का। इसीलिए इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 5। बहुत इजी है। और अगर चाहें तो अपन इसका जनरलाइज्ड डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि आप पूरी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर लो और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है ना, उसमें सब्सटेंस के मोल का डिवाइड कर दो तो पर यूनिट मोल आंसर आ जाएगा। और ये जो पर यूनिट मोल आंसर आएगा उसी को एन फैक्टर बोलेंगे। तो हम चाहें तो इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। KMnO4 को लिख लिया मैंने, केवल जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है उसी आयन को लिखा, MnO4 माइनस क्या बन गया, Mn2+। बैलेंस ऑल अदर एटम्स, ऑलरेडी बैलेंस्ड। बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, बैलेंस चार्ज 2+ चार्ज है, +7 चार्ज है तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को जब मैंने बैलेंस किया हाफ रिएक्शन मेथड से, तो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट कितना आ रहा है, 5। कितने मोल के लिए, MnO4 के सामने क्या लगा हुआ है, 1। 1 मोल MnO4 माइनस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, 5। उसी को एन फैक्टर बोलते हैं। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5। चाहे किसी भी मेथड से आप यूज़ करें,
लेकिन एन फैक्टर अपना 5 ही आना है, करेक्ट ही आना है। जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम कभी कभी यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमें जल्दी आंसर लाना है तो हम ऐसे ही यूज़ कर लेंगे कि सब्सटेंस मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट में 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का टोटल लॉस हो रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन का टोटल गेन हो रहा है। अब इसके क्वेश्चन अभी और करते हैं अपन। एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। चलो इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट को मैं 2 तरीके से डिवाइड कर लेता हूं। एक डिवाइडेशन अपने पास ऐसा हो सकता है जहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट में केवल एक ही एलिमेंट का या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा हो। ओनली वन एटम और वन एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। जैसे KMnO4 का एग्जांपल ले लिया, K2Cr2O7 का देख लेते हैं। एक और एग्जांपल अगर देखना चाहें तो लेट अस से कि H2S का देख लेते हैं। K2Cr2O7 1 मोल लिया मैंने, उस 1 मोल के अंदर क्रोमियम एटम कितने हैं? 2। पोटेशियम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, केवल एक ही एटम का, क्रोमियम एटम का चेंज हो रहा है। क्रोमियम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 कहाँ चला गया? +3 इलेक्ट्रॉन गेन। लेकिन इसके अंदर क्रोमियम एटम कितना है? 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया? 6 पर यूनिट मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6। यहां देखें तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2। यहां कितनी हो गई? 0। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होता तो आपको कुछ लिख के दिया जाता है यहां पे। इसका भी 1 मोल ले लिया मैंने, तो 1 मोल के अंदर सल्फर एटम कितना है? 2 या 1। सल्फर एटम एक ही है और उसी एक सल्फर एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर एन फैक्टर कितना हो गया? टोटल लॉस डिवाइडेड बाय पर यूनिट मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो यहां पर एन फैक्टर कितना आ गया? 2। सिमिलरली इसी टाइप के एग्जाम्पल को हम एक्सटेंड और कैसे कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की ही बात है, लेकिन इस बार 1 एटम की जगह एक से ज़्यादा एटम या तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या फिर रिड्यूस हो रहे हैं, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड ये निकालना है, और ये आंसर कैसा होना चाहिए? पर यूनिट मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लिया जाए इसमें, वेयर मोर देन 1 एटम्स ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं आयरन ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट आयन क्या होता है? C2O4 2-। तो 2- है तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +2। और ऑक्सीलेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +3। आयरन ऑक्सीलेट को किसी ने ऑक्सीडाइज कर दिया, तो आयरन 2+ कहाँ चला जाएगा? +3 में, और कार्बन +3 से कहाँ चला जाएगा? +4 में। ये आपको ऑलरेडी दे रखा है कि आयरन ऑक्सीलेट को किसी ने ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये रिजल्ट हमें मिलता है। अब आप ये बताइए कि आयरन ऑक्सीलेट का एन फैक्टर कितना है? तो एन फैक्टर निकालता हूं। जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए पर यूनिट मोल, तो मैं इसका एक ही मोल ले लेता हूं। ये लो पर यूनिट मोल। इसके अंदर एक आयरन एटम है, 2 कार्बन एटम है। आयरन एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1। कार्बन एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1। लेकिन कार्बन एटम कितना है? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस कितना हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस पर यूनिट मोल। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया? 3। एक चीज और नोटिस करो, आयरन ने भी लूज किया है, कार्बन ने भी लूज किया है, इसीलिए टोटल लॉस को मैंने जोड़ा है। सेकंड एग्जांपल, फेरिक नाइट्रेट। नाइट्रेट NO3- होता है और 3- है तो आयरन के ऊपर क्या होगा? +3। नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन पे कितना होता है? +5। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती नहीं है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस से कि आयरन की हालत हो गई ये और नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन की हालत हो गई ऐसी।
तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। एन फैक्टर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन पर यूनिट मोल। लेट अस से कि मैं इसका एक ही मोल ले लेता हूँ, ये लो पर यूनिट मोल। अब देखते हैं इसके एक यूनिट मोल में आयरन एटम कितना है 1 और नाइट्रोजन एटम कितना है 3। आयरन एटम +3 से +2 1 इलेक्ट्रॉन गेन, नाइट्रोजन एटम +5 से +2 3 इलेक्ट्रॉन गेन। दोनों टाइम गेन हो रहा है तो दोनों गेन को जोड़ दो। आयरन एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ 1, नाइट्रोजन एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन का गेन किया 3, लेकिन नाइट्रोजन एटम भी कितना है 3, टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन गेन हुए पर यूनिट मोल। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया 10। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेता हूं मैं जिसमें एक से ज्यादा एटम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होंगे। इस एग्जांपल में देखा जाए तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे थे, इसमें देखा जाए तो दोनों रिड्यूस हो रहे थे। अब एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें एक एटम ऑक्सीडाइज होता हो और दूसरा रिड्यूस होता हो, लेकिन ऐसा करने से एग्जांपल डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने Fe2S3, इसमें क्या प्रेजेंट है Fe3+ एंड सल्फाइड आयन। किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट से इसकी रिएक्शन करवाई तो आयरन की हालत हो गई Fe2+, सल्फर की हालत हो गई सल्फेट आयन बन गया। आपको क्या निकालना है? एन फैक्टर। एन फैक्टर निकलता है पर यूनिट मोल। एक मोल ले लिया, एक मोल में आयरन एटम कितने हैं 2 हैं और सल्फर एटम कितने हैं 3 हैं। इन्हीं के लिए इलेक्ट्रॉन चेंज निकालेंगे। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, कहाँ चला गया बेटा +2। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आयरन एटम कितने 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ 2। आगे सल्फर है -2 में, सल्फर चला गया +6 में। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने 8। यहां गेन हुआ था, यहां लॉस हुआ है, तो गेन और लॉस को ऐड नहीं किया जाता, उन्हें फिर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नेट इलेक्ट्रॉन गेन या नेट इलेक्ट्रॉन लॉस काउंट करना है। एक बार गेन हुआ एक बार लॉस हुआ तो दोनों को जोड़ा तो जा ही नहीं सकता ना। 8 इलेक्ट्रॉन लॉस मल्टीप्लाइड बाय 3 सल्फर एटम, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। 24 का लॉस है, 2 का गेन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए टोटल मिला के 22। तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा 22। अब ऐसे मत बोल देना सर इसका एन फैक्टर -22 होगा, क्योंकि माइनस प्लस का कोई मीनिंग ही नहीं है। आपको तो केवल नंबर से मतलब है, कितने इलेक्ट्रॉन का नेट लॉस हो रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन का नेट गेन हो रहा है। तो ये भी बहुत इजीली आ गया। अब चाहे तो इसका जो एन फैक्टर अपन ने रिएक्शन को बैलेंस किए बिना ही निकाला है। क्या फॉर्मूला लगाया है? टोटल इलेक्ट्रॉन गेन और टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस पर यूनिट मोल ऑफ द सब्सटेंस। हम इसी एन फैक्टर को चाहे तो जनरलाइज्ड डेफिनेशन से भी निकाल सकते हैं, और जनरलाइज्ड डेफिनेशन क्या है कि बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है ना, उसे आप पर यूनिट मोल निकाल लो। तो कोई भी एक स्पीशीज ले लेता हूं, जैसे यही ले लेते हैं फेरस ऑक्सीलेट, और हम चाहे तो फेरस ऑक्सीलेट का जो एन फैक्टर आ रहा था 3, वो बैलेंस करने के बाद भी 3 आएगा। अगर लंबा मेथड यूज करना है, टाइम खर्च करना है, तब भी उसका आंसर एन फैक्टर का 3 ही आने वाला है। देखते हैं FeC2O4 इससे बन गया Fe3+ प्लस क्या बन गया CO2। हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करना है तो स्टेप होता है बैलेंस ऑल अदर आइटम्स एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बैलेंस कर दिया कार्बन, बैलेंस ऑक्सीजन आइटम्स, ऑक्सीजन आइटम बैलेंस है, बैलेंस हाइड्रोजन आइटम्स, हाइड्रोजन आइटम भी बैलेंस है ही नहीं। बैलेंस चार्ज 0 चार्ज प्लस 3 चार्ज, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ दो। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है डिवाइडेड बाय पर यूनिट मोल। इसके सामने मोल कितने लिखे हुए? 1, तो 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है? 3। एन फैक्टर हो गया फेरस ऑक्सीलेट का 3। काफ़ी इजी है। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब एक और पर्टिकुलर रिएक्शन पे जा रहे हैं। बात रिडॉक्स रिएक्शन की ही होगी, लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा सा स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक है इसीलिए आप इसके एन फैक्टर को अभी निकालेंगे अलग से। 7th केस कंसिडर कर लेते हैं, और 7th केस में मैंने ले लिया
डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन पता है, जब कोई एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, ऑक्सीडाइज होके और रिड्यूस होके, उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे मान लो कि Cl2 की बात कर लेते हैं। बेसिक मीडियम में आपको पता ही है कि Cl2 कोल्ड और डाइल्यूट मीडियम होगा तो क्या बनाएगा, Cl- प्लस ClO-। अब Cl2 का ऑक्सीडाइज और Cl2 का रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, आपको Cl2 का एन फैक्टर पता करना है। तो Cl2 का एन फैक्टर पता करने में यहां पर परेशानी क्या आने वाली है बता देता हूं। कितने Cl2 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं पता ही नहीं है ना, अभी बैलेंस ही नहीं है। कितने Cl2 मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहे हैं, तो टोटल मिला के ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और टोटल मिला के रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। जब हम ये पता ही नहीं कर सकते तो नेट लॉस या नेट गेन कहाँ से पता करेंगे। जैसे मान लो कि ऐसे अज्यूम करो, ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन है कि लेट अस से कि यहाँ पे वन मॉलिक्यूल मतलब 2Cl आइटम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और 3Cl आइटम का क्या हो रहा है रिडक्शन। अगर कोई इंफॉर्मेशन मुझे ये प्रोवाइड करवा दे तो मैं फिर यहाँ पे टोटल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ और उस इलेक्ट्रॉन के चेंज को पर यूनिट मोल निकालूंगा तो एन फैक्टर भी आ जाएगा। लेकिन कोई इंफॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड नहीं करवा रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या इतने क्लोरीन एटम का रिडक्शन हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं अपने पास। तो आप क्लोरीन का एन फैक्टर यहाँ पे निकाल ही नहीं सकते हैं यूजिंग शॉर्टकट मेथड। आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस ही करना पड़ेगा और बैलेंस करने के बाद फिर एन फैक्टर निकालना काफ़ी इजी है। तो ऑक्सीडेशन हाफ किया अपने पास, Cl2 से क्या बन गया ClO-, Cl2 से क्या बन गया Cl-, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ। ये बैलेंस कर दिया मैंने अदर एटम, ये ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए, ये हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गए। उसके बाद चार्ज बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या आ जाए 2 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना आ जाए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज भी बैलेंस हो गया। दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में बराबर है तो मैं इस इक्वेशन को जोड़ के नेट रिएक्शन भी बना सकता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है 2 पर यूनिट मोल। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो Cl2 प्लस Cl2 कितना हो जाएगा 2Cl2, तो Cl2 के 2 मोल हो जाएंगे। 2 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट आएगा 2, तो 1 मोल के लिए कितना आएगा 1, तो एन फैक्टर Cl2 का कितना हो जाएगा 1। अच्छा यहाँ पे भी आप ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसमें फिर ऐसे मत करके आ जाना कि सर 2 तो अपने पास कहाँ है, ऑक्सीडेशन में है, 2 कहाँ है रिडक्शन में, तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया 4। गलत। जो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वही तो रिडक्शन वाले के पास पहुंचेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट तो कभी है ही नहीं, इसने 2 रिलीज किए तो इसने 2 एक्सेप्ट किए, तो कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है 2, चाहे आप इधर से लो चाहे इधर से लो। तो कभी भी ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट को ऐड मत कर देना। ये आंसर हो गया। हम चाहें तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए एक जनरलाइज्ड एन फैक्टर का फॉर्मूला भी बना सकते हैं ताकि हमें ये बैलेंस ना करना पड़े और इतना टाइम खर्च करके एन फैक्टर ना निकालना पड़े। जल्दी एन फैक्टर निकालना है डिसप्रपोर्शनेशन का तो एक फार्मूला डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि सबसे सिंपल स्पीशीज लेते हैं अपन M। लेट अस से कि M एलिमेंटल स्टेट में है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0। एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है तो लेट अस से कि ये N1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और N2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ऑक्सीडाइज भी हो गया, रिड्यूस भी हो गया, डिसप्रपोर्शनेशन है। हमें क्या करना है, अब इसका एन फैक्टर निकालना है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ अलग कर लिए, सभी एटम बैलेंस है, चार्ज बैलेंस करना है बस। तो यहाँ N1 इलेक्ट्रॉन और इधर कितना आ जाएगा N2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस करने के बाद आपको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को जोड़ के कंप्लीट इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ऐसे तो जोड़ नहीं सकते वरना इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करो,
N2 से इसको किससे मल्टीप्लाई करो, N1 से, तो कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट आएगा, N1 N2, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं वही ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट कितना आएगा, N1 N2, सही है। और इस इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट को पर यूनिट मोल निकालना है, तो बताइए m के कितने मोल हैं, m के कितने मोल है, मल्टीप्लाई होगा तो N2 मोल है, और कितने मोल हैं, N1 मोल हैं, तो टोटल मोल कितने होंगे, N1 प्लस N2, तो पर यूनिट मोल निकालने के लिए टोटल मोल का डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ऐड करके देख लेते हैं पूरी इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, N2 प्लस N1 कैपिटल M, इक्वेशन क्या हो जाएगा, N2 M N1 प्लस N1 N N2 माइनस, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट था N1 N2, टोटल मोल अपने पास कितना है, N1 प्लस N2, तो ये पर यूनिट मोल आंसर आएगा, और इस पर यूनिट मोल आंसर को क्या बोलेंगे, N फैक्टर ऑफ कैपिटल M स्पीशीज। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में एक जनरल फॉर्मूला बन के तैयार हो गया N फैक्टर का, दैट इज N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब N1 और N2 क्या है बताओ, क्योंकि N1 और N2 की वैल्यू भी अगर गलत सब्स्टिट्यूट कर देना तो आंसर ही गलत है। N1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, ऑक्सीडेशन में लॉस्ट होंगे या रिडक्शन में क्या होंगे, गेन्ड, पर यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस। देख लो m का कितना मोल है, क्या लगा हुआ इसके सामने, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, m के एक मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, N1, बैलेंसिंग से पहले की बात कर रहा हूं, m के एक मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, N2, तो N1 N2 क्या है अपने पास, कि जो भी सब्सटेंस का एक मोल है उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हाफ रिएक्शंस में, वो वैल्यूज हमें N1 और N2 की कंसिडर करनी है, ठीक है। अब वही वापस से Cl2 वाला डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल लेते हैं और उसमें n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अगर n फैक्टर फॉर्मूले से सेम आ रहा है, 1 आया था आंसर, तो ये फॉर्मूला हमने सही लिया है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, Cl2 इन डाइल्यूट बेसिक मीडियम क्या बनाता है, Cl माइनस प्लस ClO माइनस। तो बताइए Cl2 कहाँ जा रहा है, Cl माइनस में, Cl2 कहाँ जा रहा है, ClO माइनस में। बताइए Cl कितना एटम है, 2, 0 से -1 में गया, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किए, 1, लेकिन इसके एक मोल के अंदर कितने Cl एटम है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने गेन करेंगे, 2, 0 से कहाँ चला गया, +1, लेकिन Cl एटम कितने, 2, तो 2 Cl एटम कितने लूज करेंगे, 2, तो N1 और N2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2 N2। n फैक्टर आ जाएगा क्लोरीन का N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 दैट इज इक्वल टू 1। हम चाहें तो इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम में भी लिख सकते हैं, और उस केस में भी Cl2 का डिस्प्रपोर्शनेशन ही होगा, लेकिन स्पीशीज डिफरेंट फॉर्म होती है। Cl2 इन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम क्या बनाता है, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। अब इस केस में भी आपको Cl2 का n फैक्टर बताना है, बताते हैं। Cl2 से बन रहा है Cl माइनस और Cl2 से बन रहा है ClO3 माइनस, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 इलेक्ट्रॉन गेन, लेकिन Cl2 के एक मोल में 2 Cl एटम होते हैं, तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन का गेन है, 2। सिमिलरली 0 से कहाँ चला गया, +5 इलेक्ट्रॉन लॉस, लेकिन Cl2 के एक मोल में 2 Cl एटम है, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस। N1 N2 का वैल्यू पता चल गया, तो n फैक्टर क्या आ जाएगा Cl2 स्पीशीज के लिए, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 5/3, सॉरी 20 डिवाइडेड बाई 12 5/3। Cl2 का हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम में जो डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ है उसमें n फैक्टर इसका आया है 5/3। ओके, अब एक लास्ट केस कंसिडर करते हैं n फैक्टर निकालने के लिए, और इस केस में क्या करना है,
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है और इस केस में आप एन फैक्टर बहुत इजीली नहीं निकाल पाओगे। पहले तो उसका रीज़न हम देखेंगे, फिर रीज़न हमको समझ में आ गया तो उसके बाद एन फैक्टर निकालने के लिए जनरलाइज्ड मेथड का ही यूज़ करेंगे। तो 8th एग्जाम्पल अपने पास है, व्हेन पार्शियल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट टेक्स प्लेस। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी हो रहा है, अगर वो पार्शियल हुआ ना तो एन फैक्टर आप इजीली नहीं निकाल पाओगे, आपको बिगर मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल का ध्यान देते हैं, K2Cr2O7 HCl को ऑक्सीडाइज जब करेगा तो कहाँ पहुँचाता है, Cl2 प्लस KCl प्लस CrCl3 और बैलेंसिंग में वाटर भी यहाँ पे आता है। अब ध्यान देना, कोई बोले कि K2Cr2O7 का आप एन फैक्टर निकाल के दिखाओ, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर निकालना बहुत आसान है। क्यों आसान है, फिर देख लो। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती नहीं है, ऑक्सीजन की होती नहीं है, केवल किसकी होती है, क्रोमियम की। क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6, और क्रोमियम के यहाँ कितने कंपाउंड बन रहे हैं, एक ही कंपाउंड बन रहा है, और उस कंपाउंड के अंदर क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3। मतलब यहाँ क्रोमियम एटम +6 से कहाँ चले गए, +3 में। इनका क्या हो गया, रिडक्शन। दो टाइप के कंपाउंड नहीं बने, ठीक है, कि एक कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग था या एक कंपाउंड में क्रोमियम का स्टेट उससे भी अलग था। एक ही टाइप का कंपाउंड बना है और उस कंपाउंड में क्रोमियम का क्या हो गया, रिडक्शन हुआ है, कंप्लीट रिडक्शन हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि इन दोनों क्रोमियम एटम में एक क्रोमियम एटम तो +6 में ही रह गया और एक क्रोमियम एटम +3 में चला गया। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दो में से एक +6 में रह गया तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल रिडक्शन हुआ है। आधे रिड्यूस हो गए, आधे नहीं हुए। पार्शियल ऑक्सीडेशन या पार्शियल रिडक्शन का केस ही नहीं है यहाँ पे, इसीलिए K2Cr2O7 का जो एन फैक्टर है वो बहुत ही जल्दी शॉर्ट ट्रिक से बताया जा सकता है। कितना आएगा, 1 मोल के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट, +6 से जा रहा है +3, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस, 3 इलेक्ट्रॉन गेन। 2 क्रोमियम एटम है तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन। 1 मोल के अंदर 2 ही क्रोमियम एटम है तो पर मोल अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो यहाँ पर K2Cr2O7 का एन फैक्टर हो गया 6। लेकिन इसके एन फैक्टर के लिए ये केस नहीं है। ये केस किसके लिए, आप HCl का एन फैक्टर निकालने के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे HCl का एन फैक्टर निकालना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक या इजी मेथड से आंसर नहीं आएगा, आपको पूरा कंप्लीट रिएक्शन को बैलेंस करना ही पड़ेगा। क्यों, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना बेटा -1, यहाँ Cl किस में चला गया, 0 में। क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। लेकिन आगे भी देखो, कुछ कंपाउंड में Cl किस में, -1 में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर Cl एटम्स, कुछ Cl एटम्स का तो ऑक्सीडेशन हो गया और कुछ Cl एटम्स का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन या पार्शियल रिडक्शन। अब एन फैक्टर क्यों नहीं निकाला जा सकता, आपको ये नहीं पता कि कितने Cl एटम है, कितने Cl एटम में से कितनों का ऑक्सीडेशन हो गया और कितनों का नहीं हुआ, ये इंफॉर्मेशन तो अपने पास है नहीं। जब ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो आप एन फैक्टर के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या टोटल इलेक्ट्रॉन गेन्ड नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते तो फिर क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करो, और रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद आप हर किसी स्पीशीज़ का, K2Cr2O7 का, HCl का, Cl2 का, KCl का, CrCl3 का या वाटर का, किसी का भी एन फैक्टर बता सकते हो। बिकॉज एन फैक्टर फिर जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन पर यूनिट मोल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो हमें इसका एन फैक्टर निकालने के लिए इस इक्वेशन को बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को मैं वापस से लिख देता हूँ एक बार, इसको बैलेंस करते हैं और हर किसी स्पीशीज का एन फैक्टर निकालते हैं। K2Cr2O7 प्लस HCl, इससे बन गया Cl2
प्लस KCl प्लस CrCl3 प्लस वाटर। केवल उन्हीं स्पीशीज को लिख रहा हूं मैं जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है और हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करूंगा। तो क्या हो गया Cr2O7 2 माइनस, इससे बन गया Cr3 प्लस, Cl माइनस से क्या बन गया Cl2। बैलेंस ऑल अदर एटम्स, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, बैलेंस चार्ज 2 माइनस 0, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। चार्ज बैलेंस करने के लिए 14H प्लस, 14 प्लस 2 माइनस 12 प्लस 6 प्लस, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा 6 प्लस एंड 6 प्लस बैलेंस हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, ना तो 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है ना 6 का। कितना है, इलेक्ट्रॉन को हमें बराबर करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। कितना इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट आएगा 6, या फिर यहाँ से देखें तब भी कितना आएगा 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व वो आ गया 6। अब क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व को सब्सटेंस के टोटल मोल से डिवाइड करना पड़ेगा तो पर यूनिट मोल में आंसर आएगा, उसी को एन फैक्टर बोलते हैं। तो उसके लिए तो रिएक्शन को वापस से कंबाइन करके लिखना पड़ेगा। करो कंबाइन, तो कितना हो जाएगा 14H प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस, ये कितना हो गया प्लस 6Cl माइनस, दैट इज इक्वल टू 2Cr3 प्लस प्लस Cl2 प्लस 7H2O। Cl2 के सामने कितना है 3 है। ओके, अब ये आयनिक फॉर्म में रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस रिएक्शन बैलेंस के अंदर आपके पास जितनी भी स्पीशीज है उसको गिवन स्पीशीज के हिसाब से वापस से रिप्रेजेंट करो। तो 14H प्लस H प्लस तो है नहीं, HCl है मेरे पास, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14HCl। 6Cl ऑलरेडी अपने पास है तो 6HCl तो बन जाएगा और बाकी 8Cl माइनस मैंने एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से जोड़ दी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्पेक्ट्रेटर आयंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8Cl माइनस यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो देखना उधर 8Cl माइनस अपने आप ही ले आऊंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया 14HCl। यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा K2Cr2O7 के लिए 2 पोटेशियम मैंने जोड़ दिए। आगे Cr3 प्लस है, उसको क्या बोल दिया Cl3 2, तो कितने Cl ऐड हो गए यहाँ पर 6, तो बाकी कितने बचे, अभी 2 ही बचे हैं बेसिकली, प्लस Cl3Cl2 प्लस 7 वाटर प्लस 2 पोटेशियम जोड़े थे एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2 पोटेशियम और 2 Cl मिलके, यहाँ 2 Cl थे वो क्या बना देंगे 2 KCl। ये सारी की सारी रिएक्शन गिवन स्पीशीज की टर्म में बैलेंस हो गया। तो इन सारे के एन फैक्टर जो हैं, या फिर इस बैलेंस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व वो हमें पता चल गए। हर किसी स्पीशीज का एन फैक्टर अब निकालने वाले हैं। तो इधर कितना है 14, यहाँ कितना है 1, इधर कितना है 3, KCl के सामने है 2, इधर इसके सामने भी कितना है 2 और H2O के सामने कितना है 7। तो K2Cr2O7 का एन फैक्टर कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा 6/1। HCl का एन फैक्टर कितना आएगा 6/14। Cl2 का एन फैक्टर कितना आएगा 6/3। KCl का एन फैक्टर 6/2। CrCl3 का एन फैक्टर 6/2। वाटर का एन फैक्टर 6/7। अगर आप इतनी मेहनत कर लेते हो रिएक्शन को बैलेंस करने की, तो उसके बाद हम हर किसी स्पीशीज का एन फैक्टर बता सकते हैं। ओके, तो एन फैक्टर के लिए टोटल हमने 8 केसेस कंसिडर किए हैं। मैं वापस से रिवाइज करवाता हूँ। एसिड का, बेस का, आयनिक कंपाउंड का, आयंस का, मेटल्स का। उसके बाद चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फोकस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। 7th केस अपने पास था डिस्प्रोपोर्शनेशन का, और 8th केस वापस से रिडॉक्स रिएक्शन का ही था, लेकिन उसके अंदर पार्शियल ऑक्सीडेशन या पार्शियल रिडक्शन का फिनोमेना था। इसके बाद अपन क्या करते हैं, एन फैक्टर निकालना सीख गए तो अब हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर,
और इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज़ करके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि टोटल अपने पास 6 to 7 प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जिसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से ही आंसर निकालेंगे। तो ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन अपने पास जिन्हें हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे ना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है KMnO4 0.1 मोलर दे रखा है और इसका कितना वॉल्यूम सफिशिएंट होगा ताकि ये KBr के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर सके। KBr हमें दे रखा है 0.25 मोलर एंड 100 ml। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जब रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखे थे तो सबसे पहला एग्जाम्पल यही था। KMnO4 पोटेशियम ब्रोमाइड में ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज करवा के कहाँ पहुंचाता है BrO3 माइनस में, और माइल्ड बेसिक मीडियम में खुद रिड्यूस होके +7 से कहाँ पहुंचता है +4। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए। इन दोनों के क्या 1 2 3 4 ऑल 4 स्पीशीज के इक्विवेलेंट इक्वल होंगे, यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है। KMnO4 के इक्विवेलेंट क्या होंगे, इसके मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। KBr के इक्विवेलेंट क्या होंगे, KBr के मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। KMnO4 का एन फैक्टर निकालना है तो KMnO4 में Mn का ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, +7 से +4 जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। इसके एक मोल के अंदर Mn एक ही है तो टोटल मिला के पर यूनिट मोल 3 इलेक्ट्रॉन का ही चेंज आ रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया 3। सिमिलरली KBr के एक मोल के अंदर Br माइनस या Br एक ही है और Br -1 से कहाँ जा रहा है +5, तो कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हुआ 6। तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर यूनिट मोल ऑफ KBr, इसका एन फैक्टर है 6। KMnO4 के मोल कितने होंगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है 0.1 मोलर, वॉल्यूम कितना है लेटर से कि VmL कंसिडर कर लेते हैं। V को अगर मैंने ml में कंसिडर किया है तो ये कितना आएगा मिलीमोल, तो उधर भी मिलीमोल ही लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाइड बाई इसका एन फैक्टर कितना है 3। KBr के मोल कितने होंगे 0.25 मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई 100 ml, तो इधर भी मोल्स नहीं है मिलीमोल्स हैं, और मिलीमोल्स को इसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इधर मिली इक्विवेलेंट हो गए और इधर भी ये क्या है मिली इक्विवेलेंट है। सॉल्व करेंगे अगर इसको तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 500 ml। इसीलिए बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज़ करना बहुत आसान है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एन फैक्टर चाहिए होता है, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज़ करते हुए रिएक्शन का जो आंसर है वो बहुत जल्दी आ सकता है, विदाउट बैलेंसिंग आ सकता है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन में वापस से हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 ही रखा है, और ये किसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है, फेरस ऑक्सलेट को। इस बार मीडियम क्या रखा है, एसिडिक। एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn7+ से कहाँ जाता है, Mn2+ में ही जाता है। किसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है, फेरस ऑक्सलेट को। फेरस ऑक्सलेट में क्या प्रेजेंट है, Fe2+ C2O4 2-, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। आयरन को +3 में पहुंचा देगा और कार्बन मैक्सिमम जा सकता है +4 तक, तो कार्बन को +3 से +4 में पहुंचा देगा। तो फेरस ऑक्सलेट को क्या बना देगा, Fe3+ और क्या बना देगा CO2। दोनों अगर एक दूसरे से कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे या इक्विवेलेंट बराबर होंगे। इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। तो पहला एन फैक्टर निकाल लेते हैं। KMnO4 के एक मोल के अंदर Mn एटम कितना है 1, और एक एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है 5, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया 5। आयरन ऑक्सीलेट के अंदर आयरन कितना है 1, कार्बन कितना है 2। आयरन में कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ 1, और कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो लॉस और लॉस जोड़ देंगे ना टोटल, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, लेकिन कार्बन एटम कितना है 2 है, तो टोटल लॉस कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन का पर यूनिट मोल ऑफ द सब्सटेंस, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया 3। अब क्या करना है, मोल्स ऑफ KMnO4 मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर कितना है 5,
दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सीलेट मल्टीप्लाइड बाय इसका एन फैक्टर कितना है 3। अब क्वेश्चन पढ़ो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सीलेट ऑक्सीडाइज्ड, फेरस ऑक्सीलेट के मोल बताने जहां पर KMnO4 का मोल कितना दे रखा है 1, तो अगर KMnO4 का मोल 1 है तो फेरस ऑक्सीलेट का मोल कितना हो जाएगा 5/3। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को ही मैंने इस्तेमाल किया है कि जितनी भी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनके इक्विवेलेंट इक्वल है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इस बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज किया है, KMnO4 को हटा के K2Cr2O7 लिया है। K2Cr2O7 किसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है, फेरस नाइट्रेट को। FeNO3 होल थ्राइस नहीं था, FeNO3 होल ट्वाइस है। फेरस नाइट्रेट Fe किस में प्रेजेंट है 2+ में, और नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट है +5 में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7, तो नाइट्रोजन तो +5 से ऊपर +6 या +7 में जा नहीं सकता, लेकिन आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और +3, तो +2 को ऑक्सीडाइज करवा के कहाँ पहुँचा देगा +3 में, और पोटेशियम डाइक्रोमेट खुद रिड्यूस होकर कहाँ आ जाता है +3 में, +6 से। एसिडिक मीडियम में ऐसा ही होता है, और कम से कम KMnO4 और K2Cr2O7 के बारे में तो पता होना ही चाहिए। ये इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा, ये इसको रिड्यूस करेगा, दोनों के इक्विवेलेंट जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो बराबर होंगे। इक्विवेलेंट कितना होगा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। हाउ मच वॉल्यूम, लेट अस से कि VmL, और इसके मोलैरिटी कितनी है 0.02 मोलर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके मोल्स आ जाएंगे। सबसे पहला एन फैक्टर पता करो, K2Cr2O7 के 1 मोल के लिए Cr एटम कितने हैं 2, और Cr एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 से +3 जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन। 2 Cr एटम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन गेन, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो गया 6। इसके 1 मोल में, फेरस नाइट्रेट के 1 मोल में केवल एक ही आयरन एटम है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा अपने पास 1। चलो इसके मोल बताओ, VmL मल्टीप्लाइड बाई 0.02 मोलर मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर कितना है 6। इसके इक्विवेलेंट फेरस नाइट्रेट के इक्विवेलेंट के बराबर होने चाहिए। फेरस नाइट्रेट के इक्विवेलेंट कितने होंगे, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर, मोल्स कितना है 25 ml मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मोलर मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर कितना है 1। वॉल्यूम को मिलीमोल में लिया है, सॉरी वॉल्यूम को मिलीलीटर में लिया है, तो यहाँ पर मोल्स नहीं है, मिलीमोल से दोनों तरफ सेम ही है, तो आंसर कितना हो जाएगा VmL में जो अपने पास आएगा, ये आंसर हो जाएगा अपने पास 250 डिवाइडेड बाई 6 मिलीलीटर। तीनों क्वेश्चन बहुत आसान थे, तीनों क्वेश्चन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे बेस्ड थे, और तीनों क्वेश्चन एक सिंगल स्टेप में हो रहे थे। इसके बाद थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट का ओल्ड डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा, बिकॉज न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर मेटल का पता करने के लिए कम से कम उसका नाम तो पता होना चाहिए, तभी तो उसकी वैलेंसी पता कर पाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ो, 27 ग्राम ऑफ अ मेटल का नाम ही नहीं पता है, कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 51 ग्राम मेटल ऑक्साइड, और अगर इसी मेटल को क्लोरीन के साथ कंबाइन करेंगे तो क्लोराइड बनेगा, तो जितना भी क्लोराइड बनेगा उसका वेट क्या होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट का ओल्ड डेफिनेशन क्या है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो कंबाइन हो जाए, या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ जो कंबाइन हो जाए, या 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जो कंबाइन हो जाए, उसी को इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तो मेटल अपने पास कितना हो गया 27 ग्राम। मेटल ऑक्साइड में कौन होगा, मेटल भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, कितना है 51 ग्राम। मेटल ऑक्साइड में से मेटल का वेट हटा दो तो ऑक्सीजन का वेट ही बचेगा, तो ऑक्सीजन कितना हुआ 51 माइनस 27, 24 ग्राम। 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मेटल कंबाइन हो रहा है 27 ग्राम। 3 का डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 8 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 9 ग्राम।
8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मेटल कंबाइन हो रहा है 9 ग्राम, इसका मतलब मेटल का इक्विवेलेंट वेट है 9 ग्राम। ओके, अब आपको इस मेटल का क्लोराइड बनने के बाद मेटल क्लोराइड का मास पता करना है। तो मेटल जब क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो कितना मेटल कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा ये आपको पता है इक्विवेलेंट वेट से। 9 ग्राम मेटल किसके साथ कंबाइन होगा? 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा। अब आपके पास 9 ग्राम मेटल तो नहीं है, मेटल कितना है? 27 ग्राम है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 27 ग्राम मेटल 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 ग्राम क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा। तो मेटल क्लोराइड में वेट किसका होगा? मेटल का भी होगा, क्लोरीन का भी होगा। तो मेटल कितना है? 27, क्लोरीन कितना है? 106.5 ग्राम। तो टोटल वेट मेटल क्लोराइड का आ जाएगा 133.5 ग्राम। क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट का ओल्ड डेफिनेशन यूज करके ये आंसर निकालना है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O2 के बारे में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1। अच्छा, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो मैक्सिमम इसका नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है। डिपेंड करता है कि जिसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है उसका नेचर क्या है। अगर सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, और सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। और मीडियम एसिडिक या बेसिक कोई भी हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि H2O2 को रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, टोटल 4 केसेस हो गए इसमें। किसी भी तरीके से ये एक्ट करे, आप इसका एन फैक्टर बताओ। इसका आंसर मैं वैसे ही बता देता हूँ कि चाहे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, चाहे ये रिड्यूसिंग एजेंट हो, चाहे एसिडिक मीडियम हो, चाहे बेसिक मीडियम हो, H2O2 का एन फैक्टर हमेशा 2 ही आएगा। आप सॉल्व करके देखो। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मान लो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद क्या होगा? खुद रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। ऑक्सीजन किस में? -1 में। इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ चला जाएगा? -2 में। इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता है। तो क्या बनाएगा बेटा? वाटर ही बनाएगा। वाटर में ये -2 होता है। H2O2 का एन फैक्टर निकालना है तो आप शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो पूरी रिएक्शन को बैलेंस करके भी निकाल सकते हो। बैलेंस करके निकाल देता हूँ। बैलेंस ऑल अदर एटम्स, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, ये लो बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, ये बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। बैलेंस चार्ज, 0 चार्ज एंड 2+, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता ही है कि एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन अ बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि पर यूनिट मोल आंसर देना है। तो इस सब्सटेंस के कितने मोल है? एक। एन फैक्टर कितना आ गया? 2। आप चाहे तो इसे बेसिक मीडियम में बैलेंस कर लें। तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए सारे पॉइंट एसिडिक मीडियम वाले ही रिपीट करते हैं, और एंड में H+ को कैंसिल आउट करने के लिए OH- दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो दोनों तरफ क्या ऐड कर दो? OH-। 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे थे ही सही। तो H+ OH- कितना हो गया? 2 वाटर। ये 2 वाटर कैंसिल आउट हो गया। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O2 दैट इज इक्वल टू 2 OH-। कितना इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है? 2 पर यूनिट मोल ऑफ द सब्सटेंस। अब भी एन फैक्टर कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। लेट अस से कि यही एन फैक्टर अब हम निकालते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं मानेंगे इस बार, रिड्यूसिंग एजेंट मानेंगे। तो H2O2 क्या करेगा? सामने वाले को रिड्यूस करेगा। H2O2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीजन किसमें? -1 में। ऑक्सीडाइज होने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो ऑक्सीजन ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कहाँ चला जाएगा? 0 में। ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। तो क्या बन गया? ऑक्सीजन गैस। -1 से कहाँ चला गया? 0 में। अगेन आप इसका एन फैक्टर निकालो, एसिडिक मीडियम निकालो या बेसिक मीडियम में निकालो। H2O2 का एन फैक्टर 2 ही आना है। बैलेंस करो। O बैलेंस से कितना बैलेंस करना? हाइड्रोजन एटम। चार्ज बैलेंस करना है 2 इलेक्ट्रॉन। ये लो। एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। कितने मोल है इसके? 1।
एन फैक्टर कितना आ गया 2। आप चाहे तो इसी इक्वेशन को बेसिक मीडियम में बैलेंस कर लो और फिर वापस एन फैक्टर निकालो। बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट OH माइनस ऐड करने पड़ेंगे दोनों तरफ। तो ये कितना हो गया H2O2 प्लस 2OH माइनस, इससे क्या बन गया O2 प्लस 2H2O और 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। एन फैक्टर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन अ बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ द सब्सटेंस। अभी भी सब्सटेंस के कितने मोल हैं, एक ही मोल है। अभी भी एन फैक्टर कितना आ रहा है 2। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने H2O2 को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट माना। एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, टोटल 4 केसेस बना के हमेशा ये साबित किया कि H2O2 का एन फैक्टर कितना आता है, 2 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें तो केवल आपको रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस ही करना है। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो रिएक्टिंग स्पीशीज हमें दे रखी है दैट इज K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड फेरस अमोनियम सल्फेट। K2Cr2O7 प्लस फेरस अमोनियम सल्फेट, दैट मीन्स फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। अब ये डॉट 6H2O मैं अपनी मर्जी से लगा रहा हूँ ना, ज़रूरी नहीं कि आपको ये पता हो, लेकिन लोगों को पता होता है कि फेरस अमोनियम सल्फेट एक टाइप का एलम है और एलम का जो फार्मूला होता है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। लेकिन ये सब आप लगाओ ना लगाओ, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने में इनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी नहीं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7, तो ये इसमें से केवल किसको ऑक्सीडाइज करेगा, Fe2 प्लस को। Fe2 प्लस को ऑक्सीडाइज करवा के कहाँ पहुँचा देगा, Fe3 प्लस में। और बाकी सब जितने भी आयंस हैं या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि वाटर एक मॉलिक्यूल है, NH4 प्लस या SO4 माइनस, ये आयंस हैं, ये एज अ स्पेक्टेटर आयंस रहेंगे। तो आप जब इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो केवल रिएक्टिंग स्पीशीज को लिखो, बैलेंस करो और बाद में स्पेक्टेटर आयंस को ऐड करके इन द गिवन फॉर्म आंसर को प्रेजेंट करो। तो क्या बनेगा, क्रोमियम एसिडिक मीडियम में +6 से चला जाएगा +3 में और Fe2 प्लस को कहाँ भेज देगा, Fe3 प्लस में। बाकी सब बाद में बैलेंस कर लेंगे। तो क्या हो गया, Cr2O7 2 माइनस, ये चला गया क्रोमियम 3 प्लस और Fe2 प्लस है वो चला गया Fe3 प्लस में। बैलेंस करता है, एटम्स को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन एटम को, ऑक्सीजन एटम को, चार्ज को। तो यहाँ तो चार्ज बैलेंस भी हो गया। एटम बैलेंस हो गए तो क्रोमियम में डबल लगा दो, 7H2O लगा दो, 14H प्लस लगा दो, टोटल 12 प्लस, टोटल 6 प्लस, 6 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से ऐड कर दो, कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस आ जाएगा। तो कितना हो गया ये, 6 Fe2 प्लस प्लस 14H प्लस प्लस क्रोमेट आयन, इससे क्या बन गया 2Cr3 प्लस प्लस 6 Fe3 प्लस प्लस 7H2। ओके, ये रिएक्शन अपने पास है। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में आपको इसे बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम अपने पास है H2SO4 का, तो H2SO4 भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आना चाहिए और गिवन स्पीशीज जो हैं उनकी टर्म में आंसर मिलेगा आपको। इसमें बाकी सब जो आयन्स है, जैसे पोटेशियम आयन है, जैसे अमोनियम आयन है, जैसे सल्फेट आयन है, वो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं और उनसे जो भी स्पीशीज मिलेगी वो भी मैं बैलेंसिंग में भी यूज़ कर दूंगा। Fe2 प्लस मतलब किसकी बात हो रही है, फेरस अमोनियम सल्फेट की। तो 6, ये फेरस अमोनियम सल्फेट लिखा, ऐसा करने से इधर कोई वाटर है क्या, नहीं है। कितने वाटर एक्स्ट्रा आ गए, 36। तो इधर 36 वाटर एक्स्ट्रा आ गए, तो पहले तो उसको बैलेंस कर दो। तो यहाँ पर वाटर कितने हो जाएंगे, 7 प्लस 36, 43 वाटर। आगे 14H प्लस, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 7H2SO4, क्योंकि एक H2SO4 2 H प्लस देता है, तो 7 कितने दे देंगे, 14। ऐसा करने से अपने पास क्या हो गया कि सल्फेट आयन एक्स्ट्रा आ गए, सल्फेट आयन एक्स्ट्रा आ गए, अमोनियम आयन एक्स्ट्रा आ गए, भी बैलेंस करेंगे इनको। आगे क्या है, K2Cr2O7। ऐसा करने से क्या हो गया, 2 पोटेशियम एक्स्ट्रा आ गए, अब बैलेंस करते हैं।
क्रोमियम 3 प्लस सल्फेट आयन के साथ मिलके क्या बनाएगा, क्रोमियम सल्फेट। 2 क्रोमियम थे, 2 क्रोमियम बैलेंस है। यहां पर फेरिक सल्फेट बनेगा। आयरन कितना है यहाँ पे 6, तो यहाँ कितना है 2, इसके सामने 3 लगा देते हैं, ये आयरन भी बैलेंस हो गए। अब केवल क्या बचा, सल्फेट आयन को, पोटेशियम आयन को और अमोनियम आयन को बैलेंस करना बाकी है। पोटेशियम आयन कितना है 2, इधर पोटेशियम कितना है 0, तो पोटेशियम आयन सल्फेट आयन के साथ ही मिलेंगे, कैटायन एनायन के साथ ही मिलेगा, तो क्या बनाएगा पोटेशियम सल्फेट। और पोटेशियम सल्फेट के फॉर्मूले में 2 पोटेशियम बैलेंस हो गए। बाकी क्या बचा, अमोनियम सल्फेट। अब इस अमोनियम सल्फेट को बैलेंस करने के लिए अमोनियम कितने 12 है अपने पास, तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा 6। और बाकी क्या बचा अभी सल्फेट। तो लेट अस चेक कि सल्फेट आयन अपने आप ही बैलेंस हुआ है या नहीं। सल्फेट आयन है 3, यहाँ पे कितने 9, 9 प्लस 3 12, 13 प्लस 6 कितने हो गए 19 सल्फेट आयन है। यहाँ सल्फेट आयन कितने 2 मल्टीप्लाइड बाई 12, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज 12, 12 प्लस 7 19, और यहाँ कुछ नहीं है। 19 सल्फेट आयन उधर थे, 19 सल्फेट आयन इधर हैं। हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फेट आयन बैलेंस है, अमोनियम बैलेंस है, पोटेशियम बैलेंस है, और बाकी सब तो ऑलरेडी पहले ही बैलेंस था। तो ये अपने पास K2Cr2O7 का फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ जो टाइट्रेशन किया है उसका बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है। अब अपन ने जब रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कर ही दिया तो हम चाहें तो सभी स्पीशीज़ का एन फैक्टर भी बता सकते हैं। कितना होगा एन फैक्टर, जनरलाइज्ड डेफिनेशन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज बीइंग इन्वॉल्व्ड 6 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट मोल। पर यूनिट मोल निकालने के लिए इनके मोल्स का डिवाइड कर देंगे। जैसे इसका एन फैक्टर कितना आएगा 6/6, इसका एन फैक्टर कितना आएगा 6/7, इसका एन फैक्टर कितना आएगा 6/1, इसका एन फैक्टर कितना आएगा 6/1, इसका एन फैक्टर आएगा 6/3, 6/43, 6/1 and 6/6।